पुरानी कहानी से थोड़ा सा रिलेटेड याद रख, क्या याद रख? याद करने में कोचिस फॉर्मूला बताया था कि n जो होता है वो याद डिस्पर्जन पढ़ाया था, तो कुछ वहां से आएगी कहानी। देखो याद करने क्या बताया था कि अगर एक व्हाइट लाइट किसी रिफ्लेक्टेड टेक्स्ट पे किसी मीडियम पे गिरे तो उसमें 7 कलर टूट जाती है। अरे हां याद कर विक्योर लैम्डा एंड n, याद है बात? याद है पुराना रिवीजन करा रहा हूं। अरे हां सर, तो n जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। अच्छा सोच हमारे लेंसेज है, इसे बात अच्छे लेंसेज बनाने चाहिए। ओके भाई, चश्मा अगर लंबा चश्मा तो लेंसेज में कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए, आगे खराब हो सकती है। अब उसमें बहुत सारी क्रोमेटिक अक्रोमेटिक एक इफेक्ट बताता हूं, उसका समाधान भी बताता हूं। सुनिए, सोचो हमारी लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला क्या है बताओ? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज n -1 1/r1 -1/r। अब सोच प्रैक्टिकली सोच, हमारे लेंसेज पर जो हमारे लेंस है तो व्हाइट लाइट गिरती है तो कितने कलर होते हैं? 7। और हां हर कलर के लिए n सेम के अलग। सर n तो अलग, व्हाट डिफरेंस यूज डिफरेंस होता है। अरे हां अगर n अलग फोकल लेंथ अलग, ओ माय गॉड, यानी हमारी आंखों पे पहनने वाले चश्मे के लिए हर कलर के लिए फोकल लेंथ अलग होगी। हां अगर हर कलर की फोकल लेंथ अलग होगी तो हर कलर की व्हाइट लाइट जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें जो हर कलर है अलग अलग जगह मिलेगा, अलग अलग जगह मिलेगा तो हमें 7 इमेज नजर आएंगी। 7 इमेज नजर आएंगी तो इमेज ब्लर हो जाएंगी एक तो एक ओवरलैप करके, यानी चमत्कार हो जाएगा और हमें 7 इमेज दिखना संभव नहीं होगा। हां सर ये डिफेक्ट है। क्या है ये डिफेक्ट? ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है ऐसा समझो क्योंकि n डिपेंड करता है लैम्डा पर और व्हाइट लाइट में बहुत सारे लैम्डा हैं। और हां सर उसकी वजह से डिफेक्ट जनरेट होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। लेंस कांट फोकस ऑल द कलर्स एट अ सिंगल पॉइंट विद द वेरिएशन इन इंडेक्स विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसे बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। डिफेक्ट है तरीके का ये। क्या डिफेक्ट क्या है बोलो, समझ आ रहा है? हां सर बोलो डिफेक्ट क्या है, समझ आ रहा है क्या? हां सर समझ तो आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, जोरदार मजेदार शानदार। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अब देखो ओ जो मैंने बोला कन्वर्जिंग लेंस के लिए सोचो, व्हाइट लाइट आई, सोच के देखो, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो विबग्योर में तुम लोग बताओगे, विबग्योर में जैसे जब जाते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा बढ़ता है तो n घटता है। और यहाँ सर लैम्डा बढ़ता है तो n घटता है। यहाँ बता अगर n घटेगा तो f बढ़ेगा। और हाँ यानी कि क्या फोकल लेंथ ऑफ रेड ज्यादा होगी फोकल लेंथ ऑफ वायलेट से? हाँ तो देख कैसा बनेगा। और हाँ सर ये फोकल लेंथ ऑफ रेड और फोकल लेंथ ऑफ वायलेट में मैंने दिखाने का डिफरेंस बहुत दिखाया है, प्रैक्टिकली डिफरेंस बहुत कम होता है, प्रैक्टिकली डिफरेंस बहुत कम होता है पर होता तो है, इसी वजह से हमें इमेज क्लियर नजर नहीं आती, ये डिफेक्ट है। और हाँ fr - fe ये छोटा होता है, ये छोटा होता है। ओके सर प्रैक्टिकली बहुत बड़ा, प्रैक्टिकली ऐसा समझो प्रैक्टिकली छोटा होता है पर इतने छोटे की वजह से भी हमें इमेज ब्लर नजर आती है। कन्वर्जिंग लेंस में ऐसा दिखता है। बोलो क्या बात समझ आई है? हाँ सर बात तो आपकी समझ आई है, अच्छी भी लग रही है। अब क्या करें आगे चलो देखो। अच्छा fy क्या है फिर? fy बेसिकली fy करस्पॉन्ड्स टू नॉर्मल फोकल लेंथ। मतलब सोचो जो मैं इतने दिनों से आपको फोकल लेंथ पढ़ा रहा था वो कौन से कलर के करस्पॉन्डिंग थी? नॉर्मल फोकल लेंथ यानी कि मीन फोकल लेंथ। मतलब कुछ नहीं बोला, फोकल लेंथ कौन से कलर की मानते हैं? यार येलो कलर करस्पॉन्ड्स टू मीन डेविएशन, ऐसे येलो कलर करस्पॉन्ड्स टू f, तो अगर मैंने f बोला हुआ है फोकल लेंथ ऑफ लेंस 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब कौन से कलर के करस्पॉन्डिंग है? येलो। ऐसा नहीं होता कि रेड और उसमें बंद होता है, ऐसा नहीं येलो की फोकल लेंथ 10 है ना तो रेड की होगी 10.01 टाइम्स और वायलेट की होगी 9.99 टाइम्स। अच्छा तो नॉर्मली एवरेज ले लेते हैं। ओके तो डिफेक्ट तो डिफेक्ट है, तो जो नॉर्मल फोकल लेंथ होती है येलो करस्पॉन्डिंग होती है और जो सबसे ज्यादा होती है रेड होती है, सबसे कम होती है वो, यानी सबसे ज्यादा मूर्ति कौन है? बोले सबसे कम होता कौन है? रेड। ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक है उतार लिया। ऐसे देखो डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस में भी सोचो तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, अरे पर मैग्नीट्यूड तो रेड का ही सबसे ज्यादा होगा। अरे हाँ सर येलो मीन इसमें वाले इधर रेड था। अच्छा अरे मैग्नीट्यूड रेड का ज्यादा होने वाला है, इसमें कौन सी शक वाली बात है? हां माइनस होगा, माइनस होगा वाली बात है, क्योंकि 1 में 8 नेगेटिव हो जाएगी और मैग्नीट्यूड अभी रेड का ज्यादा होगा। अब तुम बहुत ध्यान से इस बात को समझो, तुम्हें बात की फील आएगी, ध्यान समझो। पहली बात ये डिफेक्ट है, जब मैंने ऐसे कन्वर्जिंग लेंस लिया था तो जो रेड वाला था, ध्यान समझना, ये रेड वाला, ये रेड सबसे आगे मिला था। हां fr अच्छा और जो अपना वॉलेट था ना, वॉलेट यस ये वॉलेट ये यहाँ मिला था f3। अरे हाँ सर तुम ध्यान से देखो तुम्हें बात समझ आएगी फील के साथ कि भाई ऐसा समझ आएगा। समझो तुम्हें बात समझ आएगी कि कन्वर्जिंग लेंस डिफेक्ट को आगे फैलाता है। अगर कन्वर्जिंग लेंस में डिफेक्ट प्लस मान लो तो डाइवर्जिंग लेंस में डिफेक्ट माइनस है। अरे हाँ सर अगर तुम लॉजिकली समझो तो समझ आएगा। फोकल रेड की आगे गई और वॉलेट के पीछे, इसमें उल्टा हो गया डाइवर्जिंग में। अरे हाँ सर तो तुम ऐसा फील करो कि अगर ये डिफेक्ट कन्वर्जिंग में पॉजिटिव है तो डाइवर्जिंग में नेगेटिव है। ऐसा लिख सकते हो आप कि अगर हम फील से सोचें तो डिफेक्ट कन्वर्जिंग लेंस में पॉजिटिव है तो डाइवर्जिंग लेंस में नेगेटिव है। ऐसा क्यों समझा रहा हूं? इससे हमें इस डिफेक्ट का समाधान निकालने में मदद मिलेगी, इससे हमें इस डिफेक्ट का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। मतलब कैसे? सोच अगर मैं एक कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस को मिलाऊं, हां तो एक में डिफेक्ट पॉजिटिव है एक में डिफेक्ट नेगेटिव है, क्या ऐसा हो सकता है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस मिलाने पर डिफेक्ट जीरो हो जाए और हमें शार्प इमेज मिल जाए? हाँ सर ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। सोचो अगर हमें कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस मिलाएं तो क्या डिफेक्ट जीरो हो सकता है? हाँ ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के जिनको मिलाने से डिफेक्ट जीरो हो जाए, ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। हमारे जो चश्मे आते हैं सब उसी प्रकार के होते हैं, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, या फिर उसकी कंडीशन जो आई उसे बोलिए कंडीशन फॉर अक्रोमेटिज्म। पहले बताओ डिफेक्ट समझ आया? अरे हाँ इससे हम क्या समझे? अगर डाइवर्जिंग लेंस प्लस कन्वर्जिंग लेंस लिया जाए तो हो सकता है डिफेक्ट जीरो हो जाए। जब ऐसा होगा कहलाएगा क्या? कहलाएगा डॉट डॉट डॉट, अगली स्लाइड, कंडीशन फॉर अक्रोमेटिज्म या फिर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन।
क्या कहानी समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलनी पड़ेगी, बोलो, अरे सोच लो। हाँ लो भाई, ये तो मैं समझ आ गया। कंडीशन फॉर अकोमोडेशन दोनों को अगर मिलाएं तो भैया क्या होगा? चाहिए पूरा ध्यान से तो पूरा प्रूफ है। तो कैसे मिलाने से होगा? वो कहलाएगी कंडीशन फॉर अकोमोडेशन और अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। वैसे तो प्रूफ बताऊं क्या? चलो बताता हूँ। इसका प्रूफ बहुत काम का नहीं, स्टाइल मारने के बताया मास्टर, स्टाइल प्रूफ बताता हूँ। जब इतना डिटेल में पढ़ाया तो ये भी सुन लो। स्टाइल प्रूफ ज्यादा परेशान नहीं होना उसमें, समझे? अब कन्वर्जिंग लाइन लिखेंगे 1 बाई 4 लेंथ ऑफ r कितनी है, ध्यान से सुने। कैसे लिख सकते हैं? nr - 1 1 बाई r1 - 1 बाई r2, बिल्कुल सही। ऐसे ही 1 बाई 4 लेंथ ऑफ वॉलेट क्या लिखेंगे? लिखेंगे nv - 1 1 बाई r1 - 1 बाई r2, बोलो क्लियर? ओके, ये वन इक्वेशन, ये टू इक्वेशन। अच्छा, नॉर्मल फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? ny - 1 1 बाई r1 - 1 बाई r2। ठीक, अभी कन्वर्जिंग लाइन की पूरी कहानी समझ लो, तुम्हें बातें समझ में आएगी। ठीक, सही समझ में आ गया हमको। अच्छा, अब क्या करें? ध्यान से देखो, 2 - 1 करो, 2 - 1 करोगे तो 1 बाई f3 - 1 बाई fr इक्वल टू nv - nr 1 बाई r1 - 1 बाई r2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। fr - f3 अपॉन f3 इंटू fr इक्वल टू ये वाली चीज, इसको देखो, nv - nr अपॉन ny - 1 इंटू ny - 1, इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ny - 1 1 बाई r1 - 1 बाई r2। पुरानी बातें याद कर, ये क्या चीज है? डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम, ओमेगा। याद कर इस वजन। अरे हाँ, ये तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम है सर। हाँ, अच्छा ये क्या है? नॉर्मल फोकल लेंथ। अरे हाँ, अच्छा fr - f3 क्या है? डिफेक्ट। कैसे लिख सकते हैं? df fr - f3, क्यों? ज्यादा चेंज थोड़ी होता है, तो df इज डिफेक्ट। स्मॉल चेंज इज व्हाट df। fr और f में मॉडल डिफरेंस थोड़ा चेंज, थोड़ा चेंज, तो df लिखिए। ऐसे ही fr और f3 के मल्टीप्लिकेशन को fy स्क्वायर लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। fy f में जैसे समझो fy 10 है तो 10 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 10.01 into 9.99। हां, लिख सकते हैं। तो देख, लिखा गया df by f स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा by f। तो फॉर्मूला है, तो समझो। ये समझ आएगा कंडीशन, प्रूफ से फिर लेकर आ रहा हूं भाई। देख, फाइनल फॉर्मूला आएगा, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, ठीक सर, df by f स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा by f। समझ, इसीलिए सही हो गया। df उसका डिफेक्ट, डिफेक्ट ऑफ लेंस f, उसकी नॉर्मल फोकल लेंथ f स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा by f। ओमेगा उसके मीडियम से वैल्यू डिस्पर्सिव पावर है, ये फॉर लेंस, फॉर अ लेंस। df क्या डिफेक्ट? ओके, तो बोला सर f काट दो, काटेंगे इसलिए क्योंकि एज इट इज रखना होगा, काट दो, नहीं पड़ा उस पर। ठीक, बोलो भैया। हाँ सर, समझ आया सर, जोरदार सर। अब क्या करें? समझे? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये कहानी है क्या जो आगे बढ़ते हैं? df by f स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा by f फॉर लेंस। दिमाग में रखो, दिमाग में रखो, किसी भी लेंस के लिए ये कहानी लिखी जा सकती है। क्या df by f स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा by f? ओमेगा क्या है? उसकी डिस्पर्सिव पावर है। क्या है उसकी? येलो कलर का कॉरस्पॉन्डिंग है जो नॉर्मल होती है। और df क्या है? वो डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट? क्रोमेटिक एब्रेशन वाला। ओ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सुन, अब अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो हम एक ऐसा लेंस बनाना चाहते हैं जिसमें ये डिफेक्ट ना हो। हमें समझ में आता है हम सिंगल लेंस लेंगे तो डिफेक्ट आएगा, तो हमने सोचा कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या कहानी एकदम क्लियर? ये हमने प्रूव कर लिया, df by f स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा by। ओके, अब हमने दोनों लेंस ला, समझो इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1, इसकी डिस्पर्सिव पावर f2, ये ओमेगा 2। समझ आया? दो लेंस लिए f1 f2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक, अब समझ, किसी भी लेंस के लिए ये सही। अच्छा, इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट लेंस है वो क्या है? 1 by f1 plus 1 by f2। f इक्वल 0 ये जरूरी नहीं है, मैं f इक्वल 0 चाहता हूं। क्या मेरी चाहत क्या है? f इक्वल 0 ना हो। जैसे मान लीजिए तुम दुकान पे गए और बोला कि आपके पास 5 का नंबर का चश्मा है, तो आप f इक्वल तो चाहते हो ना, f इक्वल तो नॉन जीरो है। हम तो चाहते हैं ना, लेंस f इक्वल 0 होगा तो फायदा क्या होगा? अब क्या मैं df इक्वल 0 चाहता हूं? हां, मेरी चाहत क्या है कि f इक्वल तो नॉन जीरो, यानी 1 by f1 plus 1 by f2 0 नहीं होना चाहिए। हां, पर जो इन दोनों से मिलकर डिफेक्ट हो वो 0 होना चाहिए। बात तो सर आपकी सही। अब df इक्वल टू df1 plus df। अरे हाँ, df1 plus df2, बिल्कुल सही सर, ये 0 होना चाहिए। अच्छा, df1, ओ बात तो सर आपकी बिल्कुल सही। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। अब इसको आप ध्यान से सोचो, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, 1 by f इक्वल टू 1 by f1 plus 1 by f2। थोड़ा ध्यान से समझो, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करो। अगर डिफरेंशिएट करोगे f थोड़ा चेंज हुआ है, वाले रेडियो से तो क्या लिखा गया? माइनस df इक्वल अपॉन f इक्वल स्क्वायर इक्वल टू माइनस df1 अपॉन f1 स्क्वायर माइनस df2 अपॉन f2 स्क्वायर। हाँ सर। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ ये 0 हो जाए और अक्रोमेटिज्म, ओ यानी कि df1 by f1 स्क्वायर प्लस df2 by f2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ओ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है। अच्छा, बस अब क्या था कि df1 by f1 स्क्वायर को लिखा जा सकता है ओमेगा 1 by f1 और df2 by f2 स्क्वायर को लिखा जा सकता है ओमेगा 2 by f2 इक्वल टू 0। और ये है कंडीशन फॉर अक्रोमेटिज्म, कंडीशन फॉर अक्रोमेटिज्म। ये कंडीशन है। तो हमें कभी भी अभी आपका लेंस सही होता है ना, तो उसमें अपन f इक्वल 0 नहीं हो रहा है, इसमें f इक्वल df इक्वल 0 हो रहा है, ये कंडीशन थी। तो जब आपको बता रहे df इक्वल 0 तो df plus df2 सही तरीके से लिखते हैं उसको, ऐसे लिखा जाता है उसको। बोलो भैया, तो कंडीशन फॉर अक्रोमेटिज्म होगा मैं f1। सो इसमें f1 ये कंडीशन 0 तभी हो सकती है जब एक कन्वर्जिंग हो और एक डाइवर्जिंग हो। एक कन्वर्जिंग हो और एक डाइवर्जिंग हो, तभी ये 0 हो सकती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अभी तो प्रैक्टिकली होगा। अपने को जैसे मान लीजिए आंखें कमजोर है, तो हमारी आंखें कमजोर है, टेस्ट आई तो बढ़िया उसमें 2.5 का चश्मा चाहिए, प्लस 2.5 डायरेक्टर, या मान लो f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर चाहिए, प्लस 25 तो f इक्वल पता है। हां, अच्छा, अब पता है दो मटेरियल है, उनकी ओमेगा और ओमेगा 2 पता है। हां, तो सोचते हैं दो इक्वेशन आ जाएंगे, 1 by f1 plus 1 by f2 और ओमेगा 1 by f1 plus ओमेगा 2 f इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिए कौन? f1 f2। क्या मैं f1 निकाल सकते हैं? हां, और f1 f निकाल के उनको चिपका के मटेरियल बना सकते हैं। ओह माय गॉड, अब तो एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल के बहुत अच्छे तरीके आ गए, तो आपको इसको चिपके हुए नजर नहीं आते, तो अपने आप एक ही नजर आते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम एडजस्ट कर लेते हैं। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हां ना तो बोलो। प्रैक्टिकल सवाल क्या है? तो f पता होगा, ओमेगा ओमेगा 2 का, ओमेगा ओमेगा 2 पता होगा, उसका रेशियो बताओ। अब यहाँ f1 f2 है, बोलो क्लियर है क्या मेरी बात?
अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर सर। तो ये सबसे प्रूफ ऑफ इनकी बात मतलब ऐसे ही थी, ये कंडीशन याद होनी चाहिए, ओमेगा 1 बाई f1 प्लस ओमेगा 2 बाई f2 इक्वल टू 0। ओके हाँ लो भाई एक सवाल कर दो। उसने बोला कि f इक्वल चाहिए 20 सेंटीमीटर ठीक, और बोला कि स्पर्शिक पावर का रेशियो 2:1। बताओ f1 f2 कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ भाई करो करो, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। f1 ओमेगा 1 f2 ओमेगा 2 बोलो, सोच लो। अच्छा तो सर 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 तो सर क्लियर है सर 1/20। अच्छा ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 सर 2 है, ठीक है सर। तो ओमेगा 1 बाई f1 प्लस ओमेगा 2 बाई f2 इक्वल टू 0। तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 इक्वल टू 0। तो ये कितना 2, तो 2 बाई f1 प्लस 2 बाई f1 इक्वल टू माइनस 1 बाई f2। तो f2 की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 2f2 इक्वल टू माइनस 2f2 इक्वल टू f1। बोलो सही है क्या? हाँ तो तूने f1 की उठा के यहाँ रख दो, तो 1 बाई माइनस 2f2 प्लस 1 बाई f2 इक्वल टू 1/20। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो 1/2f2 1/f2 माइनस 1/2f2 कितना हो गया 1/2f2 इक्वल टू 1/20। तो f2 की वैल्यू आई 10। अरे हाँ और f1 की वैल्यू कितनी आई -20। अरे हाँ देखो सही आया क्या? हाँ f1 -20 f2 10 देखो सही आ रहा है पीछे, देखो सही आ रहा है क्या? बिल्कुल सही, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं? तो प्रूफ ये बताया मास्टर ने, ऐसे इच्छा होगी इसलिए। बाकी आपको कंडीशन फॉर कंडीशन याद होनी चाहिए। क्या ओमेगा में f1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू 0, तो f2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, f1 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। इसमें ऐसे भी सवाल आते हैं कई बार, कैसे आते हैं जैसे मान लीजिए देखो कि है ना, ऐसा कुछ ध्यान से बनना, सवाल समझने का प्रयास करना। एक एग्जांपल मैं देता हूं, उसी तरीके पीछे वाला देख। अगर मैं तुमको बोलूं कि ओमेगा 1 इस टू ओमेगा 2, जैसा बोलो सुनना कि f इक्विवेलेंट पॉजिटिव है, f इक्विवेलेंट ऐसा सवाल आते हैं, f इक्विवेलेंट पॉजिटिव है और बोला कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 से बड़ा है। बोलो भैया तो ऑप्शन ऐसे देते हैं, f1 पॉजिटिव f2 नेगेटिव b, f2 पॉजिटिव f1 नेगेटिव c, f1 f2 पॉजिटिव d, f1 f2 नेगेटिव। ऐसा ऑप्शन आ जाता है। ओ बात तो सही है। तो ध्यान से ये दोनों पक्का गलत है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होना तो जरूरी है। अब इसमें से कौन सा होगा? तुम ध्यान से देखो, पुराना सवाल पिछला सवाल, अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो वैल्यूज रख के देख लो। कैसे सोचो कि 1/f1 प्लस 1/f2 पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ, और ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 ये 0 होना चाहिए। मतलब ओमेगा 1/f1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ओमेगा 2/f2। कौन बड़ा है मुझे बताओ? ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में से कौन बड़ा है? ओमेगा 1 बड़ा है। मतलब क्या मैग्नीट्यूड ऑफ f1 बड़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ f2 से? और हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ f1 बड़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ f2 से। क्यों? अबे रेशियो तो बराबर है। हाँ तो ओमेगा 1 बड़ा है तो f1 भी बड़ा है। ओह अब सोचो यहाँ पर, अगर जिसका मैग्नीट्यूड होगा बड़ा उसका साइन सप्रेस कर जाए, तो जिसका मैग्नीट्यूड होगा छोटा उसको उल्टा अगर करोगे तो बड़ा है, तो क्वांटिटी पॉजिटिव 1, तो यानी कि छोटा जो हो कौन हो, छोटा वो भैया कौन होना चाहिए? पॉजिटिव। और ये हाँ तभी तो उसकी क्वांटिटी बड़ी होके प्लस डोमिनेट करेगा। हाँ यानी कि f2 है पॉजिटिव और f1 है नेगेटिव। कैसे बोला कि तुमको ऐसा पिछला है? ऐसे कभी क्या करते हैं, ऐसे उल्टा के सवाल पूछ लेते हैं। अगर पूछ ले तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलो भाई, अरे सोच लो कुछ चीजें कितनी एक्स्ट्रा बताता हूं, बोलो पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटी। हाँ सर समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बोलो यार। तो अगर सवाल आगे लेंगे क्या तो ये क्वांटिटी ऑपरेशन से कहानी से आगे डिफेक्ट जो है वो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में फिर आएंगे, जब थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे। बस बाद में इसलिए लिया जाता है क्योंकि ऑप्टिक्स का कुछ मिलकर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, तो दोनों टक्कर करने के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ओके माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ेंगे थोड़ा बोलो यार, अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है। एक और चीज बताता हूं एक्स्ट्रा याद कर लो, हालांकि इसको मैं थोड़ा सा आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी पढ़ा सकता हूं, पर यहाँ से याद करो हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली, याद है दो लेंसेज को लेते थे तब। अरे हाँ सर मान लो मैं आपको बोलूं दो लेंस पर याद वहां पे चिपके हुए होते थे। हाँ अब मैं आपसे बोलूं कि अगर एक ऐसा सिस्टम यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी आ सकता है, याद लो कहीं दिक्कत कर लेना, अगर लेंसेज के बीच की दूरी d हो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी सिस्टम की? सिस्टम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी? सुने 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d by f1 f2। याद कर लो, प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। तुम अगर पास नहीं करा ध्यान लेके सही बैठा है। अगर दो लेंस चिपके हुए हो तो क्या d0? अरे हाँ d0 तो 1/f1 प्लस 1/f2 1/f1 प्लस 1/f2। अरे हाँ सर तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d by f1 f2। अरे हाँ याद रखना इसको, याद रखना है। क्या मेरी बात क्लियर है? याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? दो लेंस दूर रखे हो तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी? उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d by f1 f2। याद रखना है। प्रूफ से पहले वो h by f करके प्रूफ होते होंगे, नहीं जरूरत तो भाग नहीं बताऊंगा, मैं ज्यादा बताता हूं। अब उसका भी करवा लिया तुमने, वैसे क्रोमेटिक ऑपरेशन था अपना बड़ा रिलेशन डायरेक्ट याद रखिए, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल टू 0 ऐसे ही याद रखना 1/f1 प्लस ओमेगा 2 माइनस d by f1 f2। बोलो यार हां भाई वैसे तो मैं जबरदस्ती हो गया खत्म। और कुछ समय बच गया है तो वापस ही आया हूं ताकि आपको कुछ समय को एक्स्ट्रा चीज बता दूं, दो चार सवाल करा दूं। हां तो लेक्चर अपन अगला लेक्चर लेंगे, नए लेक्चर लेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देते हैं, कुछ सवाल करा देता हूं, एक आध चीज बता दूं, बता दूं क्या? अरे बाकी बात आज बता दूंगा, हमारे क्या बात है थोड़ी टफ चीजें अपन पढ़ते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। याद करो अपने पूरे इसमें अपने पूरे इसमें छोटी चीजें बताना पड़े, अच्छे नाम जो होते हैं ध्यान से समझो कि अच्छा सर क्या करें ध्यान समझो। याद करो अपने पढ़ा था n2/n1 बराबर d डैश बाय d, यस और नो? क्या करो पढ़ा था? अगर तुम ध्यान से देखो तो उस वाली कहानी में जिसमें हमने पढ़ा था n2/n1 बराबर d डैश बाय d, अगर उस कहानी को ध्यान से समझे तो याद करो उसमें क्या करते थे आप अगर अपना बहुत ध्यान से कहानी को समझे तो ऑब्जेक्ट क्या होता था? हाँ सर आपको अपन यहाँ मानते थे,
तभी तो याद करो, इसको रेशियो मानते थे। तुम बोलते ऐसे रह गई, ऐसे आई, यहाँ पे मिली, ये अपना होता था डी, ये अपना सॉरी, ये अपना होता था डी डैश, ये अपना होता था डी। तो अपन डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अपन लिखते हैं n2/n1। हां सर, याद है मुझे? याद एक्चुअली ध्यान से देखो, सामने करा ऑब्जेक्ट यहाँ सरफेस यहाँ ऐसे अपन देख रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल परपेंडिकुलर अपन देख रहे हैं। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब क्या करें, ध्यान से समझो ऑब्लिक विजन का क्या मतलब है। कोई जरूरी है मैं इसको ऐसे देखूं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या सोचो, यहाँ लेयर है, यहाँ सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, ये लेयर है, ये ऑब्जेक्ट वैसे देख रहा हूं, तो मुझे इमेज नजर आएगी। पर इस वाले केस में जिन रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो मेरी आंखों पे गिरेंगी, उनके लिए n2 n बराबर d की बात लिखा था ना, ऐसा लिखा था n2 n बराबर d की बात लिखा था। तो भैया इसमें बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरी स्मॉल, तभी आप उसको प्रूव कर पाए थे। हां सर, ये बात भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, सच्ची बोल रहे हो, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक। पर सोचो कि अगर मैं ऐसा करूं सिचुएशन की, यहाँ सरफेस, सोचो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब मैं ऐसे देखूं, सोचो जो मेरी आंखों पे गिरेंगी वो रेस क्या इंसिडेंस एंगल उनके लिए छोटा होगा क्या बड़ा होगा? सर बड़ा होगा, उसी को कहते हैं ऑब्लिक विजन। थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम लगे, उदाहरण देने की कम तरीका नहीं करते चलिए, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा हां सर, बात तो सर आपकी सही है सर, ये डाउट तो सही है। अगर ऐसा है तो क्या करें ध्यान से देखो, समझो उसका, आगे समझना पड़ेगा उसको। अच्छा भाई समझो, ऐसे आपकी सरफेस है, ओके। मान लो यहाँ पे टक 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 ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लेते ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे h है, ठीक है भाई। मान लेते हैं कि हमारी, ध्यान समझ, मान लेते हैं कि हमारी जो रे है वो ऐसे गई, ठीक, और फिर ऐसे गई, और यहीं पर हमारी आंख है। मान लेते हैं कि एंगल बनाया थीटा 1, ये इसने बनाया थीटा, और यहाँ पे अपनी आंख है ऐसे, समझे? तो इसलिए अपनी आंख थीटा एंगल पे देख रही है, इसलिए ऑब्लिक विजन कह रहे हैं। ओके सर, अच्छा समझो, हमारी आंख पे इमेज जो बनेगी वो एक जैसी बहुत सारी, ऐसी बहुत सारी है जो थीटा एंगल पे गिर रही है, बल्कि थीटा एंगल के आसपास गिर रही है। अरे हां, ध्यान से देखो, तब आप समझ सकते हो कि ऐसे देखो, कंफ्यूजन हो ऐसे। दूसरी मान लो ऐसे, थोड़ा मैं ज्यादा बना रहा हूं, पर है ऐसा नहीं, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे आंख पे, ये ऐसे, ये एंगल मान लो थोड़ा सा ज्यादा, थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 1, थोड़ी मैथ होगी इसमें, एक्स्ट्रा बनाया वैसे भी। और हां, डेल्टा थीटा 1 छोटा है, थीटा मान सकते हो इसमें, टक 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 टक, इस एंगल को मान लो कितना, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब मान लो ये दोनों रे यहां से कहीं जाती होगी, कंफ्यूजन ना बिल्कुल ऐसे, अभी तो इमेज बनेगी टक 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 टक। अरे हां सर, और ऐसे की वाली ऐसे टक 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 टक। ओ हो। अब मान लो कि ये आपकी क्या बन गई इमेज, इस ऑब्लिक वाली की तो ये इमेज हुई ना। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, देखो ऐसे इमेज बनी। तो इसलिए आप समझो, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो इमेज बन रही है वो पैरेलल रे से बन रही है, पर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 40 डिग्री मान लो, तो जो इमेज पे कौन सी इमेज पे बनाएंगे, जो शायद 39.8 से लेकर 40.2 के बीच में करेंगे, इतने एंगल के बीच में। हां, और इससे भी कम में 39.9 से लेकर 40.1 के बीच, उतने छोटे एंगल जो आगे रेस करेगी वो इमेज को प्लॉट करेगी। अरे हां, मान लो ऐसे होंगी। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। ओके, पहली बात इसे कहते हैं ऑब्लिक विजन। क्या कहते हैं? ऑब्लिक विजन। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? सुनते चलो बढ़ते चलो। ओके, अब देखो थोड़ी मैथ, ये ऐसे मान लेते हैं दूरी h डैश, एक तो निकालना है h डैश। हां, h डैश तो निकालना। अच्छा सुन, क्या करें, ध्यान से समझो, थोड़ी नंबरिंग करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट a, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं b, ये पॉइंट मान लेते हैं c। स्टैंडर्ड तरीका है a, b और c। ओके, सोचो थीटा से थोड़ा सा शिफ्ट करा, तो इस वाले पॉइंट थीटा 1 डेल्टा थीटा तो है a डैश, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है a और a डैश, पर है छोटी वैल्यू पर है। अच्छा, अब देखो, अब अगर तुम बहुत ध्यान से इस कहानी को समझो तो h डैश निकालना है तुम्हें प्रैक्टिकली क्या पता होगा, अगर ध्यान समझो तो ये अपना n, ओके, ये अपना 1, तुम्हें बेसिकली पता होगा थीटा आप किस एंगल पे देख रही है। अरे हां, चलिए तुम्हें पता होगा n थीटा और h। हां, अगर तुमको बताइए n थीटा और h जनरली आपको पता होगा किस एंगल पे देख रहे हैं। अगर मोटी एंगल देख रहे हो तो बताइए कहानी नहीं दिखेगी, तब h डैश बताइए क्या अपनी डेप्थ होगी। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब क्या करें, ध्यान से देखो। ओके 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 ओके, देखो भाई, क्या करें, देखो मान लेते हैं कि ये दूरी l है, काम आएगा l सीधी कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ध्यान से। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये एंगल थीटा है ना। हां सर, ये एंगल थीटा है, तो ध्यान से समझो तो ये भी थीटा है। हां सर, अच्छा, और अगर ये आ गया, ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बने, बिल्कुल सही सर। ओके, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ab by h डैश, मतलब ab की वैल्यू क्या आई, h डैश tan थीटा। और रे हां सर, बात तो आपकी सही है, इन वैल्यूज जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही आप ट्रायंगल देखो, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, यहां से ऑब्जेक्ट से ले लो, ये ऑब्जेक्ट से इमेज, तो आप ये जो ट्रायंगल का ट्रायंगल कौन सा था, IAB है ना, और ये ट्रायंगल कौन सा देखो, OCA। धीरे धीरे बता रहा हूं, आप जल्दी इस बात ओ हो ट्रायंगल OCA। हां, ट्रायंगल OCA देखो, तो tan थीटा 1 इक्वल टू AC अपॉन h, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आई, h tan थीटा 1। इनकी जरूरत पड़ेगी 1 और 2 की बाद में कैसे भी यूज करें, ठीक है। एक अपनी जरूरत पड़ेगी, हमने कंफ्यूजन ना, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, मजेदार सर। अब क्या करें, देखो अगर तुम ध्यान से तो एक इक्वेशन तुम्हें बताइए स्नेल्स लॉ, इसको याद रखो स्नेल्स लॉ, ध्यान से स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, स्नेल्स लॉ तो सिंपली आपने जो बोला वो लिख देते हैं। क्या है भाई स्नेल्स लॉ? सर n sin थीटा 1 इक्वल टू 1 into sin थीटा, स्नेल्स लॉ। हां सर, n1 sin I इक्वल टू n2 sin R, वो लिख दिया हमने। क्यों ना इस रिलेशन को, क्योंकि ध्यान देखो वैल्यू मैंने रेशियो फ्रॉम a to a डैश, क्या देयर इज स्मॉल चेंज इन थीटा, देयर इज स्मॉल चेंज इन थीटा 1। अरे हां, तो मैं क्यों इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करूं, तो डिफरेंशिएट करो, अगर डिफरेंशिएट करो किसी टाइम इसमें जिसपे तुम्हें करना पड़े, n sin थीटा 1 डिफरेंशिएट cos थीटा 1 d थीटा 1 इक्वल टू sin थीटा अगेन cos थीटा d थीटा 2 d थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो d थीटा 1 by d थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा, ये काम आएगा इसे बता रहा हूं, cos थीटा by n cos थीटा 1। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, नहीं तो गलती हो जाती है। ओके सर, ये समझ आ गया, d थीटा 1 by d थीटा इक्वल टू cos थीटा, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, एक ही साइड लिखने का प्रयास करूंगा, फिर आराम से तसल्ली से आपको बताने का समय दूंगा, पहले समझो। ओ हो, अच्छी बात है सर, शानदार है, ऑब्लिक विजन की बात करी जा रही है। वो ध्यान देकर बात कर लो, टाइम मुझे बता रहा हूं, नहीं बता, ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप क्या करें, हमेशा निकाल मुझे उसको ध्यान देना, d थीटा 1 by d थीटा। सुन, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो AC minus AB इक्वल टू L है। अच्छा AC कितना है, h AC कितना, AC है सर h tan थीटा 1 minus h डैश tan
इक्वल टू एल। बिल्कुल सही चल रहा था, बढ़िया। अच्छा तुम एक बात सोचो कि जब ए से ए डैश शिफ्ट होगी तो थीटा चेंज होगा, थीटा 1 भी चेंज होगा, पर सोचो एल चेंज नहीं होगा। ओ एच और एच भी चेंज नहीं होगा। एच तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और यहां और एच हाइट ऑफ इमेज है। हां तो अगर ए से ए डैश शिफ्ट हुई रे दूसरी रे आई तो कौन सी वेरिएबल चेंज हुई? थीटा और थीटा 1। एल चेंज नहीं हुआ, वो दिख रहा है। अरे हां तो क्यों ना इस को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट कौन वेरिएबल है इसमें? एच एच और एल। डिफरेंशिएट ओ डिफरेंशिएट। अब क्या करें? ध्यान से देखो, एच एच डैश एंड एल रिमेन्स सेम व्हेन शिफ्ट्स फ्रॉम डिफरेंशिएट का ये तो मतलब पैरामीटर चेंज कर ए टू ए डैश। पर थीटा वन थीटा चेंजेस डी थीटा डी थीटा से। अरे हां मैं कैसे क्या जगह जगह होगी समझना। डिफरेंशिएट करो अच्छा एच ऐसे कैसे tan थीटा का डेरिवेशन sec स्क्वायर थीटा 1 d थीटा 1 माइनस h डैश ये उधर ले लो माइनस h डैश sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू 0 0 क्यों भैया यही नहीं। अरे हां सर आप ध्यान से समझो ये d थीटा 1 बाय d थीटा ध्यान दो तो कैसे लिख सकते देखो h sec स्क्वायर थीटा d थीटा 1 बाय d थीटा इक्वल टू h डैश sec स्क्वायर थीटा। अरे हां कुछ लोग कहते हैं h sec स्क्वायर थीटा 1 ये x sec स्क्वायर थीटा। ओ सही लग रहा है सर। अब d थीटा d थीटा की वैल्यू लिखिए यार इसको तो h डैश की लिखा है ध्यान से h डैश की h डैश की वैल्यू h sec स्क्वायर थीटा 1 d थीटा की लिखनी cos थीटा बाय n cos थीटा 1 बाय sec स्क्वायर थीटा। यानी कि ध्यान से देखो h डैश की वैल्यू लिख देता हूं इंप्लाइज h डैश की वैल्यू h ये हो गया sec क्यूब थीटा 1 बिल्कुल सही अपॉन n sec क्यूब थीटा। अब अगर तुमको ध्यान दो तो तुम्हें आंसर h डैश निकालना होता है थीटा और n और h की टर्म्स में क्योंकि थीटा 1 तो इंटरनल पार्ट है हमें तो किस एंगल पर देख रहे हैं ये हमें पता होता है। अरे हां सर तो यहां से देख ध्यान देखो sin थीटा 1 हमें बेसिकली sec थीटा 1 की चाहिए तो sin थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? sin थीटा 1 की वैल्यू है sin थीटा बाय n। ओके तो cos थीटा 1 की वैल्यू क्या है बोलो? ये हो गया हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन n। तो cosec थीटा की वैल्यू sec थीटा की वैल्यू पता पड़ी क्या? हां सर उल्टा लिख लो क्या लिखेंगे यहां क्या देखो नीचे h डैश की वैल्यू आई h बाय n sec क्यूब थीटा बिल्कुल सही। sec क्यूब थीटा की वैल्यू क्या है देखो n क्यूब बाय n स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ओ एक n ने n को मार दिया h डैश का फॉर्मूला क्या है h cos क्यूब थीटा अपॉन h n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन देखना कंडीशन मिस्टेक करी h n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन n स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ओ चेक करेगा फॉर्मूला सही आया क्या? चेक करते कैसे सुनो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो यानी कि जो हमने पढ़ा था वो कि cos 0 1 बिल्कुल सही sin 0 0 तो n स्क्वायर 3/2 n क्यूब h बाय n h लगा h बाय n मतलब वो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो थीटा की 0 रखती क्या हमारा पुराना फॉर्मूला आ जाना चाहिए था? हां सर आ जाना चाहिए था आ गया मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा हूं टाइम एक्स्ट्रा बचा इसलिए मैंने आपको बता दिया शर्माने की डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। चल गया भाई साहब जो आप पढ़ रहे हो ना पढ़ाई उससे भी बहुत टफ हो सकती है पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे आपको ज्यादा ये कम नहीं है। फिर मैं आपको बता आपको कंट्रोल करना पड़ेगा 110% कंट्रोल नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। आप यहां पर पीएचडी करने नहीं आए हो पहली बात जो मैं आपको पढ़ा पढ़ लोगे तो तुम्हारी इंटेंडेंट आएगी सही बता रहा हूं पर क्या पढ़ने के फीस बहुत ज्यादा हां भाई बहुत ज्यादा है इसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं है। आपको वाली ठोकर नहीं खानी है जो दूसरे लोग खा चुके हैं। मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करी पास भी हुआ सब लोग जानते हो तो जो गलती मैंने करी आप नहीं करोगे। अच्छा सर ठीक है अच्छे दोस्त बनाएंगे सेम प्रजाति में बनाएंगे अलग प्रजाति में नहीं सेम प्रजाति में दोस्त बनाएंगे और ध्यान रखिए बस बात नहीं पढ़ेंगे। मेरे दोस्त है जो तैयारी करते थे क्या हम लोग आपको ये तारीफ मैं आपको दो बातें बताता हूं जो मेरे अनुभव से जुड़ी हैं क्यों मैं बोल रहा हूं कि बिजनेस सिलेबस पढ़ना है। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया हालांकि फिर भी थोड़ा रिलेवेंट हो सकता है अगर टफ सवाल आए तो इसलिए मैं बताया उसे कोई बात देना नहीं बात समझे हमें तो मैं आपको ये बात बताना चाहूं समझे अच्छे से क्योंकि जब मैं की तैयारी करता हूं तो मेरे साथ एक लड़का होता है जो हमारे पास में तैयारी करता है वाकई में बोल लेता हूं मैं करता पर अल्टीमेटली रिजल्ट सिलेक्शन नहीं वो मेरे से ज्यादा पता मैं आपको क्या अच्छा तो क्या करें अच्छी बात है सर तो उसका सेक्शन क्यों मैं बताता वो क्या पता मुझे मान लीजिए केमिस्ट्री लोगों को समझना है तो मैं कम समझ में आती कम लगी हमें हमें लगा कि कभी मैं कुछ समझ नहीं बहुत ज्यादा पढ़ ले तो उसने बहुत सारी किताबें लिखी मोलाब्रूस आई एल्फिनार मोलसन बॉय ये सब बेसिक किताब उसको देखा उसने रिवीजन करा मैं भी खरीदी बहुत सारी पूरे पढ़े थे उसका पार्टी अल्टीमेटली उसके नंबर क्या है मेरे भी नहीं है केमिस्ट्री में मैंने निकाला है कई बार इसे देखिए केमिस्ट्री नंबर बहुत सारे दिलाता है केमिस्ट्री नंबर बहुत सारे दिलाता है इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है नंबर दिलाता है केमिस्ट्री बहुत सारे केमिस्ट्री में फोकस करना मेरे नंबर बहुत कम है आप लोग शायद पता नहीं पर मैं आपको अभी कहानी सुनाता हूं मेरे केमिस्ट्री में मात्र 11 नंबर है और मेरे फिजिक्स मैथ्स नंबर देंगे आईटी में 200 रैंक पर केमिस्ट्री में पैसे पैसे शायद लाख रैंक इसे नंबर 11 नंबर बस क्यों मुझे केमिस्ट्री नहीं आती लाल गिरा निकला मुझे समझ नहीं आता पर ये बात केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फटाफट नंबर दिलाएगा। टीचर की बात आपको सुननी भी पड़ेगी इसमें कुछ गलती याद करना पड़ेगा सुन के हटिए उसको रोज नोट हटिए। हां एक मिनट बाद केमिस्ट्री पढ़नी है गड़बड़ नहीं करनी है केमिस्ट्री पढ़नी है गड़बड़ नहीं करनी है ये मास्टर वाली गलती नहीं दोहराएंगे। हमने सुना है कि ठोकर खाने से हम सीखते हैं पर ऐसी ठोकर क्यों खाएं जो सबने खा रखी है। हां सर ये तो बात आपकी सही छोटी बात है हां तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे सुन के पढ़ेंगे याद करेंगे अरे मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या है मॉर्निंग चैप्टर पढ़ेंगे भाई केमिस्ट्री में क्या होता है अगर सवाल फटाफट निकल आया मेरे को सवाल बेटा बोलो ठीक है बताइए इनके लिए देख लीजिए आपको सवाल बताइएगा ना फॉर्मूला याद है कभी फिजिक्स का केमिस्ट्री बताया कि ये इतने आती है और याद है टिक लगाया आंसर टाइम बताइए मुझे और बता दिया। हां सर तो केमिस्ट्री पढ़ के मेरी गलती थी उस गलती की वजह से मेरी 3217 रैंक आई और मेरे को 200 क्या मैं कह रहा हूं गलती मैंने करी बात दोहराओगे नहीं बिल्कुल बात तो सही हम तो ऐसे करेंगे तो नहीं करेंगे सर हम ध्यान रखेंगे इस बात वो करोगे सही करोगे गलत नहीं करोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं करेंगे ध्यान रखेंगे सर इस बात का। अरे बाकी बात चलो तो पहली बात एक कोई केमिस्ट्री पढ़ेंगे दूसरी बात मास्टर में नहीं करेंगे दूसरी बात साइंस में बता रहा हूं आपको छोटी बात बहुत सुनिए फिर साथ दोस्तों इसलिए मैं कर रहा हूं बहुत सारी बातें करी और तो पढ़ लिया ये पढ़ा वो पढ़ा
इंटेलिजेंट था, जीवन में सफल भी हुआ, ऐसी बात नहीं है जीवन में सफल नहीं, यूएस बैठा हुआ है, पर जहां वो पहुंच सकता था टॉप आईआईटी में, क्या वो पहुंच पाया? नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ उसे, बिट्स पार्टी से करा। तो ऐसे मेरी क्या मेहनत बेकार गई, पर जो प्रतिफल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मेरी गलती गई, जो प्रतिफल मुझे मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला। तो आपको सीखना है, इस साल से अनुभव पड़ा रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, क्या ध्यान सुन। तो एक बात केमिस्ट्री रोज पढ़िए, हां से सुनो क्या आज से इसलिए इंपॉर्टेंट बात मैं रोज देता हूं। केमिस्ट्री रोज पढ़नी है, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत सारे पैसे खर्च करके बहुत सारी किताबें खरीदने से कुछ नहीं होगा, आपको विद इन द सिलेबस पढ़ना है। अभी आप पीएचडी करने नहीं आए हो, अभी आप सिलेक्शन लेने आए हो, इसलिए बार-बार कह रहा हूं गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हां सर हम नहीं करेंगे गड़बड़ सर, बिल्कुल नहीं करेंगे सर, हम ध्यान देंगे सर, गड़बड़ नहीं करनी है, विद इन द सिलेबस पढ़ना है। जो मास्टर ने मास्टर की दोस्ती गलती करी वो आप दोहराओगे नहीं। दो तीन लाइव एग्जांपल मैंने खुद देखी, उनकी गलतियां बोलता। अच्छा ये मैं बताऊं ये आउट सिलेबस पढ़ने का। मैं मेरे साथ 2003 में मैंने बच्चों को प्रैक्टिस बना ली 40 से 44 लाइन का आईआईटी, ठीक, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, फिर वीडियो लॉन्च के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जो जो आईटी वाला बच्चा था उसे बना उसकी क्लास में एक और बच्चा पढ़ता था मानव चौधरी, तो क्या हुआ कि दोनों मानव चौधरी वाकई बहुत दोनों बच्चे पढ़ते थे, दोनों बहुत रिलेटेड से, मानव चौधरी दिमाग निश्चित से आप लोग 10 बार पढ़ता था, बताओ कम से कम क्या होगा, है ना? अच्छी बात है। तो मैं मानव चौधरी सबसे इसमें से क्लास में पढ़ाई कर क्यों भी कर गया था, सही था। पर मानव चौधरी 10 मार्क्स पर एक लगे आउट ऑफ सिलेबस रिलेटिव पढ़ने लग गया, कम फोटो पढ़ने लग गया, तो सिलेबस पढ़ा तो मत कर, क्योंकि मार्क्स के साथ खुद ही पढ़ना था आउट ऑफ सिलेबस। निश्चित की रैंक आई 40। ओके भाई 17 सेम था निश्चित 49 रिजल्ट आता था ना, कितना स्ट्रक्चर्ड और निश्चित देखा बात स्ट्रक्चर्ड था, विद इन सिलेबस होता था। अपने आप को लगता था पहले टाइम होता था क्रेडिट भी मिलता था। अच्छा हां तो एकदम क्या कोई गलत बात है। तो मानो कि सब मानो भी सफल होगा, मैं बोला सफल नहीं बना, सफल होगा क्या होता है सफल। हां बिल्कुल करता था अटेंडेंस पक्के से, बिल्कुल। अभी लास्ट में पता है एम्स छोड़ गया। अच्छा आप ये मान के चलो तो उसने पता नहीं पता, वो एक दोस्त के पास जाता है, पता नहीं पता नहीं, पर उसको एक आइडिया होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं, ये मुझे समझ बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। फिर बताओ मैं अपना पास होता पास तो ठीक है, तो हम दूसरा बात करते हैं। तो जो मेरे दोस्त था जो भी यहीं पे स्टडी हॉस्पिटल में है, तो उसकी रैंक बड़ी सब उसकी दो बार बहुत अच्छी मैं बताया क्या टेंशन, एक तो काम बहुत जैसे मेरे को लगता है एग्जाम दे जाता है, ओए यार एग्जाम सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या करवाने का सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ओए यार उसको ऐसा पढ़ना चलो एक मैं बेसिक ना मैं बताता हूं उससे वो 70% पढ़ा सीने बढ़िया ही। दूसरी बात हम आईटी वाले थे, तो हम उसको बोलते थे कि अच्छा ये वाला सवाल कर ले, वो नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि आउट ऑफ सिलेबस से कुछ आने वाला नहीं है, वो पढ़ना नहीं है, जो मेरे काम पर तब भी नहीं पता, जब मैं यार और उनके लिए पढ़ना नहीं अगर सिलेबस का है और उससे रिलेटेड पढ़ाई नहीं पढ़े कंपेयर कीजिए। मेरा सिर्फ आपको कहना है कि आपको स्ट्रेटेजिकली चलना है, कैसे चलना है स्ट्रेटेजिकली। आप आगे की बात करें केमिस्ट्री रोज पढ़नी बिल्कुल सही, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, काम में कंपोज रहना है, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टफ होते हैं पर बच्चे ही क्रैक करते हैं, अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर विद इन द सिलेबस पढ़ोगे, अपना एक परफेक्ट डे बना के रखोगे तो आप पक्का सिलेक्ट। अच्छी बात है सर, बात मेरा मान पर जीवन में परफेक्ट डे की डेफिनेशन बना कि मेरी परफेक्ट डे में आसिफ चल रही कि मुझे परफेक्ट डे में शुरू होता है, 5 किलोमीटर घूमना है, फिर आना है, फिर 2 क्लास लेनी है, फिर रिकॉर्डिंग भी होनी है, फिर मेरी 5 मीटिंग भी होनी है, फिर मेरा परफेक्ट डे आपको भी परफेक्ट डे रोज की तरह परफेक्ट डे के कार्य में मैंने गुस्सा नहीं करा, मैंने किसी को ऐसी बात नहीं बोली जो बुरे वाली हो, ये परफेक्ट डे की कैलकुलेशन जिसने इनमें कोई गलती करता है परफेक्ट डे का। अच्छा अब इसमें आजकल 25 मान लो परफेक्ट बिल्कुल 100% तुम ये परफेक्ट डेफिनेशन बनाओ कि भाई सारी क्लासें करूंगा, कोई क्लास नहीं छोड़ूंगा, डाउट पर अटेंड नहीं रहूंगा, जो डिक्वेशन मिलेगी उसे पूरा करूंगा, भाई मैं नहीं करूंगा, मम्मी पापा को गलत बात नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, ढंग से सोऊंगा, थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा, कम से कम रोज में जो है मान लिया प्रेडिक्शन केमिस्ट्री और बायो में जो भी आपके पास है उसको मिलाकर मैं इतने सवाल रोज करूंगा। अपने परफेक्ट डे की डेफिनेशन बनाइए। अरे हां परफेक्ट डे डेफिनेशन बनाइए, पूरे महीने में देखिए, कभी भी देखिए इस वीक में मैंने कितने परफेक्ट डे पे लगाया, जितने ज्यादा परफेक्ट डे पे लगेंगे क्या सिलेक्शन में उतने पास पहुंचोगे। हां सर ये बात तो आपकी सही है, जितना ज्यादा परफेक्ट डे पे पहुंचेंगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। अगर इन छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देंगे ना पक्के से कहना हो सकता है कोई आपको नहीं रोक सकता। लॉन्ग बात बताऊं कितनी बढ़िया बात है, वो कितनी बढ़िया बात है कि मेरा अपने दिमाग में रिमाइंडर लगाया, क्या लगाया है रिमाइंडर, जो हर आधे घंटे में मुझसे पूछता है कि भाई क्या जो तुम काम कर रहे हो क्या वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के प्रति क्या तरफ ले जा रहा है। अगर जवाब आता है हां तो वो उस काम को कंटिन्यू करता है, वरना कंटिन्यू नहीं करता है। मान लो सोशल मीडिया पर बैठ गए हो, बैठ गए कुछ और देखने लगा यूट्यूब पे वीडियो देखना, बताने है आपको है कि नहीं सोशल मीडिया का यहां तो अगर आधे घंटे में आपके रिमाइंडर है कि नहीं यार क्या मैं सिलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं, जैसे आप हर आधे घंटे में रिमाइंडर सेट कर लिया, हर आधे घंटे में आपके दिमाग में आ रहा है क्या मैं वो कर रहा हूं, जैसे वाले सोचो तो नहीं आएगा, सुना के अपने आप पाठ होता है, पर जब रहते हो तो हर आधे घंटे में दिमाग में आना चाहिए कि क्या जो मैं कर रहा हूं क्या वो मुझे मेरे सिलेक्शन की तरफ ले जा रहा है। अगर जवाब आए हां भाई हाँ तो वो करिए, वरना उस काम को रोक दीजिए, वरना उस काम को रोक दीजिए। और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, तो बाकी बात तो रिमाइंडर रखना दिमाग, केमिस्ट्री रोज पढ़नी है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है, काम में कंपोज रहना है, दिमाग में रिमाइंडर लगा के रखना है और एक परफेक्ट डे की डेफिनेशन बनानी है। सही बताऊं गाइस, छोटी-छोटी बातें जो मैं आपको कहता हूं छोटी वीडियो वाली पढ़ाई की कोशिश ज्यादा टाइम नहीं मिलता, क्लास में तो थोड़ा सा बताया आप अगर इन बातों को सुधार लोगे ना तो आपको पक्के से हर सक्सेसफुल आदमी की दो मेजर चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, डिसिप्लिन और मोटिवेशन। डिसिप्लिन और मोटिवेशन, इसमें आप बैकएंड डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटजी भी जोड़ सकते हो, क्या स्ट्रेटजी क्या है। और डरिए मत, कोई भी सवाल आपको लग रहा है कोई टॉपिक आपको लग रहा है बिल्कुल मत डरिए। आप सोचो हमारी शुरुआत में टॉपिक करते थे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करी तो थोड़ा आसान लगता है। जो सवाल 7 1 मिनट लगता था वो कंप्यूटर नहीं लगता कि करते अभ्यास के जल्दी हो जान और ऐसी आवत जात है सिर्फ थोड़ा निशान थोड़ी पास तो प्रयास करेंगे जरूर। ये कैसे नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आपको कह जिस चीज को बिलीव करते हो वही आप दिल से कह पाओगे, विश्वास रखो। हां कभी अगर आए कोई बात नहीं, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करिए, डाउट क्लियर करिए जो भी आपको करना करिए। अगर आप धीरे-धीरे उसको प्रैक्टिस करते
जाओगे, समय के साथ वो आसान आपको लगता जाएगा। शुरुआत में समस्या जटिल लग सकती है, पर धीरे धीरे जब आप उसकी गांठों को खोलने लगोगे तो आपको सीधी रस्सी की तरह नजर आने लगेगी समस्या, और सीधे रस्सी को पकड़कर आप समाधान की तरफ पहुंच जाओगे। बस देखते रहो अपनी गाने कैसे खुलेगी समस्या के बारे में। किसने खूब कहा समस्या के बारे में सोचोगे तो बहाने ढूंढोगे, और समाधान के बारे में सोचो, समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते ढूंढोगे। तो समस्या निकलना नहीं है, समाधान के बारे में सोचना है तो रास्ते ढूंढेंगे। मैं मोटिवेट भी आज देखा, समय भी थोड़ा सा क्या समझ लेता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं। केमिस्ट्री रो के पढ़ेंगे, परफेक्ट की डेफिनेशन रखेंगे, इलॉन मस्क की तरह अपने दिमाग में रिमाइंडर रखेंगे, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, डरेंगे बिल्कुल नहीं, इस बात को दोहराएंगे कि करते अभ्यास। जल्दी घोषणा रस्सी आवश्यक है, सिर्फ बड़ा निशान, तो हम प्रयास करेंगे और समस्याओं के बारे में सोचेंगे, समाधान के बारे में सोचेंगे, समाधान के बारे में सोचेंगे। है बात, चलो तो फिर आशा करता हूं चैप्टर आपका शानदार गया होगा, चैप्टर भी शानदार जाएगा, जिसने ढंग से लेक्चर पूरे करे उसका ताबड़तोड़ सब कुछ होने वाला है।